हाँ, देखिए, टाइप्स ऑफ टीथ, इसमें से चार दांत हो गए। पहला इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का काम है भोजन को काटना, जिसकी संख्या 8 होती है। केनाइन का काम है भोजन को टीयरिंग करना, फाड़ना, चीरना, जिसकी संख्या 4 होती है। प्रीमोलर का काम है चबाना, और मोलर का काम है चबाना और पीसना। ठीक है। इसके बाद हम लोग दांत के पार्ट्स को देखेंगे। तो दांत का जो पार्ट्स है, इसमें से पहला जो सबसे बाहरी पार्ट्स होता है, जिसको एनामेल कहते हैं, जो सबसे कठोर और चमकीला होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। और उसके बाद एक पतली सी लड़ी होती है, उसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। दांत का जो बीच वाला भाग होता है, उसी को पल्प कहते हैं, जो कि उसका लिविंग पार्ट्स होता है, जिसी में ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाए जाते हैं। दांत जो बाहर से दिखता है उसको क्राउन, और जो दांत अंदर धंसा होता है उस पार्ट को हम लोग रूट कहते हैं, रूट ऑफ टीथ। ठीक है। अब ये डेंटल फार्मूला है। ठीक है। बड़ों का डेंटल फार्मूला ICPM, जो 21 23 होता है। आई का मतलब इंसीजर, इंसीजर की संख्या 4, केनाइन 2, प्रीमोलर 4, मोलर 6, टोटल जोड़ दोगे 16। दो जबड़ा है इसलिए 32 हो गया। बच्चा में प्रीमोलर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्रीमोलर की जगह पर 0 लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी दांत की। अब हम लोग जीभ की बात करें। तो जीभ जो होता है वो भोजन को टेस्ट लेने के लिए, भोजन को निगलने में सहायता देना, और ध्वनि को उच्चारण में सहायता देना, और यही टेस्ट वर्ड है। और ये टेस्ट वर्ड की जो संख्या होती है वो लगभग 8,000 से 10,000। ठीक है। और ये 5 तरह का जीव हमारा टेस्ट लेता है। सबसे पहला जो हो गया वो टिप ऑफ टंग से स्वीट, और सबसे अंतिम से बाइटेड यानी तीखा का। ठीक यहाँ से जो ये बगल वाला जो होता है, इससे हम लोग लेते हैं नमकीन का, साल्टी का। ठीक है। और उसके बाद जो पार्ट्स होता है, उससे हम लोग लेते हैं खट्टा का, निसावर का। और जो दांत का पार्ट्स आपने देखा जो ये बीच में ओवरलैप किया, इससे हम लोग लेते हैं उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट कहलाता है एक प्रकार का कलर टेस्टलेस कहो, या प्रोटीन का जो टेस्ट होता है वही होता है। अ? हाँ। मैगी में मसाला नहीं डालो तो अब बिना मसाला डाले मैगी खाओगे ना, जो टेस्ट आएगा ना। ये अंडा का जो उजला वाला जो पार्ट्स खाते हैं, वो उसी को उमामी कहते हैं ना। ठीक है। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि नहीं, हमारे जीभ से हर भाग से हर तरह का टेस्ट आता है ना। इसमें कुछ विवाद हो गया है। हाँ, टेस्ट से बॉडी को बस यही फायदा है कि अगर खट्टा वगैरह लेते हो तो आपके पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, नमक लेते हो तो पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। हाँ। उससे कुछ लोगों के अंदर उसके मन के अनुसार अगर टेस्ट मिल रहा है ना, जैसे कुछ लोगों को मीठा ज्यादा पसंद है, तो उसके अंदर एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो उसको आनंद देता है ना। तो हार्मोनल एक्शन हो सकता है ना। ठीक है। हाँ। तो जीभ के किस भाग से मीठा का स्वाद?
अग्रभाग से। और तीखा का स्वाद पश्च भाग से ना। ठीक है। हाँ वही ना कड़वा। नहीं अलग है। इसको कड़वा कहो, तीखा नहीं कहो। तीखा कोई टेस्ट नहीं होता है। उसे कड़वा भी कहते हैं। मेरा सेंस वही था बेटा। ना जैसे करेला है, अब मिर्च है ना, तो करेला जो होता है वो कड़वा होता है। नहीं, मिर्च तीखा होता है ना। तो तीखा कोई स्वाद नहीं है ना, कड़वा स्वाद है। ठीक है। तो इसलिए वो कड़वा होता है। बाइटर जिसको कहते हैं ना। और उसको चीली टेस्ट कहते हैं ना। जो तीखा जिस शब्द का यूज करते हैं ना, वो चीली टेस्ट है ना। हाँ। ठीक है। तो इसलिए उसको साइंस नहीं कंसिडर कर, पांच को टेस्ट को मानता है। लेकिन अब तो मॉडर्न साइंस कह रहा है कि नहीं, जीभ के हर भाग से हर टेस्ट मिलता है ना। उमामी टेस्टलेस है, कोई स्वाद नहीं ना। नहीं। कभी बच्चा को आ करके खिलाई हो, खिलाई है ना। दो चार बूंद मुंह में जो गिरा देता है, कैसा लगता है? हैं? नहीं। हैं? तो वही टेस्टलेस है। और समझ में आया? हाँ, वही उसी टेस्ट को उमामी कहते हैं ना। मैगी डालो, मैगी बनाओ बिना मसाला डाले ना, जैसा लगेगा। दाल में नमक हल्दी नहीं डालो, ऐसे ही बनाओ। तो वो उसी को उमामी कहते हैं। यानी जितना प्रोटीन होता है वो सब टेस्टलेस होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, उसी को कहते हैं। हो गया। आगे आइए, ये जीभ की कहानी हो गई। अब हम लोग के पास में है साइलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है। इस सैलिवरी ग्लैंड्स की संख्या कितनी है? तीन जोड़ा है। ठीक है। अगर ये कान के पास अगर आ जाओ तो एक जोड़ा पाया गया। ठीक है। इसको कहेंगे पैरोटीड स्लेवरी ग्लैंड। और यहाँ जो जबड़ा है, इस जबड़ा के पास जो एगो पाया गया, उसका नाम है सब मैंडी बुलर स्लेवरी ग्लैंड। एगो जीभ के पास पाया गया, जीभ के ठीक नीचे, उसको कहेंगे सब लिंगुलर, सब लिंगुलर स्लेवरी ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी, सब ऑक्सिलरी, सब ऑक्सिलरी स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है। पहला लिखो ना। पहला है पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड। देखो, इस ग्लैंड से स्रावित लार में म्यूकस और और अल्प मात्रा में एमाइलेज, एमाइलेज इंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज इंजाइम पाए जाते हैं।
हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखो। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इस ग्रंथि के इस ग्रंथि के इस ग्रंथि के पारामिक्सो वायरस के इस ग्रंथि के पारामिक्सो वायरस से संक्रमित होने पर इन्फेक्शन होने पर मम्स मम्स यानी कि गल शोध नामक रोग होता है। हो गया। दूसरा लिखो। सबलिंगुलर। हाँ हाँ। ऊपरी जबड़ा में कान के नीचे। लोकेशन लिख लो उसका। किसका? पैरोटिड का। यह ग्रंथि यह ग्रंथि ऊपरी जबड़ा में कान के नीचे अवस्थित होता है। हो गया। अब सब लिंगुलर सब मैंडिबुलर। 2 नंबर में सब मैंडिबुलर। हाँ। यह ग्रंथि यह ग्रंथि निचली जबड़ा में अपस निचली जबड़ा में अवस्थित होता है। जो सबसे ज्यादा लगभग 65% लार का स्राव करता है। ठीक है। इससे स्रावित लार में म्यूकस कम ज्यादा ज्यादा एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाँ, एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। हो गया। अब हम्म हम्म, ठीक है। हम्म अब लिखो। सब लिंगुलर या सब ऑक्सिलरी। सब ऑक्सिलरी या सब लिंगुलर।
वही भो सब कब लार का कार्य बताएंगे, लार का ना कार्य से बताएंगे ना। नेक्स्ट लिखो। ये देखो। हाँ। यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है जिससे स्रावित लार में म्यूकस पाया जाता है। हो गया। हाँ, इसका, यह जीभ के ठीक नीचे पाया जाता है, या जीभ के ठीक नीचे अवस्थित होता है। अब हेडिंग लिखोगे सलाइवा। सलाइवा की मात्रा कितनी? 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर प्रतिदिन। हाँ, ठीक है। डेली जो है सो कितना सलाइवा निकलेगा? ठीक है। हो गया। इसका पीएच मान कितना होगा? 6.4 से लेकर 6.8। ठीक है। ड्यूरिंग टेकिंग मील, भोजन लेते समय। और 7.4 to 7.8 ना, बाकी समय। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन या एंजाइम टाइलिन एंड एमाइलेज। इसी को क्योंकि एमाइलेज 3 जगह से निकलता है ना। एक सलाइवा में, तो स्लेवरी एमाइलेज का हो गया। ठीक है। दूसरा निकलता है पेंक्रियाज से, उसको पेंक्रियाटिक एमाइलेज कहेंगे। आई वो स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है, इसलिए उसको इंटेस्टाइनल एमाइलेज कहते हैं ना। एमाइलेज का सिक्रेशन 3 जगह से। ठीक है। मुंह में स्लेवरी, स्लेवरी एमाइलेज माउथ में निकला तो दूसरा निकलेगा पेंक्रियाज से, तो पेंक्रियाटिक। और छोटी आंत में निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइनल एमाइलेज। 3 जगह से निकलता है। जब भोजन आप नहीं लेते हैं उस समय मुंह में लार है ना जी, तो लार कैसा रहेगा? एसिडिक की बेसिक? तो कथना है ये कि लगेगा। हाँ, तो थोड़ा बहुत लगता नहीं है। हाँ। हाँ, ज्यादा एसिडिक होगा तो एनामल किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट पर एसी का रिएक्शन होगा तो कैल्शियम मेटल है। अब मेटल जब रिएक्शन करता है तो उसका क्षरण होगा।
नहीं, इसलिए इसलिए ना कहा जाता है कि भाई अगर आप दांत को चाहते हैं कि बुढ़ापा तक साथ दे ना, तो क्या करना होगा? रोज रात में सोने से पहले ब्रश कीजिए। हाँ। दांत खराब जो होता है, हम लोग खाना वाना खा लिए, चूजा सुत गया, तो दांत में जो फूड का पार्ट्स अंश जो फंस गया ना, अब उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करती है, और उससे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी। इतना बढ़ती है संख्या कि कहना मुश्किल है। एक वो बैक्टीरिया घुस गया तो रात भर में वो पूरा करोड़ों हो जाएगा, पूरा मोहल्ला बसा लेगा। हाँ। अब वो बैक्टीरिया जो है ना, वो आपके भोजन को डिकम्पोज करेगा। और आपको याद है कि बैक्टीरिया जब एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है ना, तो क्या देता है? पायरुविक एसिड। अब वही पायरुविक एसिड जो होता है उसका कन्वर्सन हो जाएगा एसिडिक मीडियम में ना, तो आपके मुंह में एसिडिटी बढ़ी रहेगी। हाँ। ये उससे आपके मुंह में दुर्गंध भी आएगा ना। ठीक है। हाँ कर गया, सुबह उठ के हाँ करोगे ना तो लगेगा कि पड़ोसी का बाथरूम खुलल है। नहीं। ठीक है। तो वैसा, अगर मुंह महक रहा है तो इसका मतलब आप रात में ब्रश नहीं कर रहे हो ना। तो इसलिए बिना रात में ब्रश किए सोना नहीं चाहिए। और नींद पड़ गया तो फिर भी उठ के ब्रश करके सो जाना। ठीक है। हैं? हाँ। तो रात में ब्रश करना जरूरी है। दिन में भले काम चल जाएगा ना, लेकिन रात में नहीं। ठीक है। जो मुंह जब बंद हो जाता है ना सोने के समय, तो हमारा जो टेम्परेचर मुंह का जो होता है वो मॉडरेट हो जाता है, और उसमें नमी रहता है, और उसमें अनाज का अंश फंसा हुआ है। अब ये तीनों चीज जो होता है बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए सुटेबल कंडीशन देता है। लेकिन दिन में बोलते रहते हो, कुछ खाते पीते रहते हो, पानियों कम से कम पीते रहते हो, तो बैक्टीरिया को डेवलप्ड होने में दिक्कत होता है। हाँ। इसलिए ये बनाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भोजन करते समय जो है सो कैसा रहना चाहिए? एसिडिक मीडियम में। अब बाकी समय में बेसिक मीडियम में। ठीक है। हो गया। अब लिखो सलाइवा का काम ना। ठीक है। लार का कार्य। पहला कार्य, भोजन को मुलायम और चिकना बनाना। सॉफ्ट एंड स्लिपरी, टू मेक द फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी। नेक्स्ट लिखो, भोजन को मुलायम और चिकना बनाना। हाँ, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट। ठीक है। हानिकारक, हानिकारक जीवाणु को मार डालना। हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है। मुंह में नमी बनाए रखना। नेक्स्ट लिखो, टाइलिन की मदद से, टाइलिन की मदद से कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलना। और एमाइलेज की मदद से स्टार्च को माल्टोज में बदलना। हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखो,
रोटियां चबाने पर, रोटियां देर तक चबाने पर मीठी लगती है। रोटियां देर तक चबाने पर मीठी लगती है, क्योंकि टाइलिन इस टाइलिन क्योंकि टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदल देता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट है ना, इस कार्बोहाइड्रेट पर जब ये टाइलिन का रिएक्शन होगा ना, ये बन जाएगा किस में? जानते हो स्टार्च का हिंदी क्या होता है? हाँ? और इसी मंड से नाम पड़ा है मार। मार समझते हो? चावल का जो जूस होता है, चावल पकाते हो ना जी, और उसमें से जो मार निकालते हो, वो मंड है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये मार न बोलकर मंड बोलना चाहिए, वो मंड है। हाँ। तो चावल मीठा लगेगा कि मार मीठा लगेगा? इसलिए मार मीठा लगा क्योंकि वह स्टार्च है ना। और स्टार्च जब टूटेगा ग्लूकोज तो और मीठा होगा। नहीं, तो रोटी जब देर तक चबाते हैं मीठा लगने के कारण वही। ठीक है। नोट में लिखो। पाचन क्रिया सर्वप्रथम, पाचन क्रिया सर्वप्रथम मुंह से शुरू होती है, जिसके लिए प्रथम एंजाइम, जिसके लिए प्रथम एंजाइम टाइलिन और प्रथम भोजन कार्बोहाइड्रेट और प्रथम उत्पाद, और प्रथम उत्पाद स्टार्च होता है। ठीक है। तो हम लोग का कहाँ से शुरू हुआ? ठीक है। उसके लिए सबसे पहला एंजाइम कौन? और सबसे पहला भोजन। ठीक है। बात समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सबसे पहला प्रोडक्ट स्टार्च हो गया। चलो, ये कहानी हो गई किसकी? हाँ, हाँ? ये माउथ का हो गया। ठीक है। अब एजोफागस, जिसको कहते हैं ग्रासिका। ठीक है। या फूड पाइप। ये ना हो गया। लिखो। यह एक
नली नुमा संरचना की होती है। नली नुमा संरचना की होती है। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यह भोजन को, एक मिनट, यह मुंह में चबाए हुए भोजन को, या मुंह में चबाए हुए भोजन को पेरिस्टैल्सिस, पेरिस्टैल्सिस क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा आमाशय तक पहुंचाता है। यहां भोजन का पाचन नहीं होता। हो गया। अब नोट में लिखो। पेरिस्टैल्सिस यानी कर्माकुंचन क्रिया मुंह से लेकर मल द्वार तक घटते क्रम में होती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। नेक्स्ट लाइन। हमारे आहार नाल की कर्माकुंचन क्रिया का, हमारे आहार नाल की कर्माकुंचन क्रिया का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगटा, मेडुला ऑब्लोंगटा के द्वारा होता है। हो गया। तो ये भोजन को ये क्या करता है, भेजता है, ये पाथवे करता है। ठीक है। यहाँ भोजन का कोई डाइजेशन, और ये जिस प्रोसेस से ये करता है ना, उस प्रोसेस को क्या कहोगे? हाँ, पेरिस्टाइलसिस प्रोसेस। पेरिस्टाइलसिस का मतलब क्या हुआ? पहले फैलना, फिर फैलना, फिर, तो क्रम से सिकुड़ता और फैलता है। ठीक उसी तरह से जैसे सांप भोजन को निगलता है ना, तो अगर ये प्रोसेस अगर डाउनवर्ड होगा तो भोजन को हम लोग निगल जाएंगे। अगर ये अपवार्ड डायरेक्शन में हुआ तो भोजन को हम लोग वोमिट कर देंगे। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि भोजन निगलने और उगलने के लिए
कौन कंट्रोल करता है? कौन करता है? वही आपको आदेश देता है कि रे नीचे की ओर जाओ। ठीक है? हैं? हो गया। अब लिखोगे स्टोमिक। ठीक है? देखो, लिखो यह जे आकार की तरह, जे, यह जे आकार की तरह एक थैली नुमा संरचना की होती है। यह जे आकार की तरह एक थैली नुमा संरचना की होती है, जिसकी भोजन क्षमता, जिसकी भोजन ग्रहण करने की क्षमता 1.5 से 2 लीटर होती है। जहां भोजन 4 से 6 घंटा, 4 से 6 घंटा होता है। हो गया। अब लिखो पार्ट्स ऑफ स्टोमिक। हो गया। सबसे पहले लिखो कार्डिया। हाँ, यह ग्रास ग्रासिका से सटे हुए भाग होता है। ये वाला पार्ट, इसी को कार्डिया कहते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये इतना वाला पार्ट। ठीक है? दूसरा लिखो हंडस। यह गुंबद नुमा, डोम शेप्ड, यह गुंबद नुमा ऊपरी भाग होता है। गुंबद नुमा ऊपरी भाग होता है, जहां गैस संचित रहता है। जहां गैस संचित रहता है। ठीक है?
तीसरा लिखोगे मेन बॉडी। यह अमाशय का निचला भाग है, जहां भोजन ग्रहण किया जाता है। अगला लिखोगे पाइलोरस। पाइलोरस यह अमाशय का वह निचला भाग है जो जो ड्यूडेनम से, पकवासे से, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से सटा होता है या जुड़ा होता है। तो ई हो गया इसका कार्डिया, ये फंडस, ये बॉडी, और ई पार्ट जो हो गया पाइलोरस। ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो। हमारे स्टोमक में दो बल्ब पाए जाते हैं। पहला कार्डियक या ओजोफागल एस्फिंक्टर, और दूसरा है पाई पाई पाइलोरिक स्फिंक्टर। हो गया। अब देखो ये जो स्फिंक्टर है ना, ये इस तरह का बल्ब है, ऐसा ना। जैसे ही भोजन ये आएगा ना, खुल जाएगा।
फिर ये बंद हो जाएगा। ए? तो जब ऊपर से भोजन आएगा तो कौन भल खुलेगा? कार्डियक स्फिंक्टर। स्टोमक से जब ड्यूडेनम में जाएगा तो कौन भल खुलेगा? ठीक है। कभी सोचो कि माँ अपने बच्चा को जब दूध पिला लेती है ना, उसको पीठ पर रखकर धीरे धीरे सहलाती है, थपथपाती है। का है? बच्चा का जो ये अभी खुलने और कसने वाला है ना, वो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है ना। धीरे धीरे मैच्योर होगा, काम करते करते मैच्योर होगा। अब बंद है तो बंद है। तो बच्चा जब दूध पीता है ना, तो जब उसका वो कार्डियक स्फिंक्टर खुला नहीं, तो दूध कहाँ रहेगा? तो माँ होती है, उतनी बात समझ जाती है कि रे, नली भर लिया है, स्टोमक को भरा नहीं है। अब ओकरा बाद जब भी दूध देगी तब मुंह घुमा लेगा, वो लेबे नहीं करेगा दूध। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उधर नली तक भरल है ना। माँ इस बायोलॉजी को जानती है। कह रहा है कि रे, ई खाली पाइप भर लिया। तब वो क्या करेगी कि उसको अपना कंधा पर रख लेती है, और रख के उसको धीरे धीरे थपथपाती है, सहलाती है। और जैसे ही वो भलवा खुलता है, वो दूध कहाँ जाएगा? स्टोमक में। स्टोमक में जाएगा तो जो ओकरा फंडस में जो गैस था वो बाहर आएगा। बाहर आएगा तो बच्चा ढकारेगा। बच्चा के ढकारने से सबसे ज्यादा खुश माँ होती है। अरे और बउआ का पेट भरा। नहीं, तो स्टोमक को भरने के लिए ना, ओकरा बाद जैसे स्टोमक में चला जाएगा, नली खाली हो जाएगी, फिर बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है ना। अगर माँ तो नली में पंप दूध भर दे, बच्चा को सुला दोगे, बच्चा का मुंह से दूध बाहर निकल जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि डॉक्टर की अच्छी कमाई होती है। माँ दूध पिलाकर बच्चा को सुला दे, सब दूध वो बाहर निकाल दिया। अब ई परेशान, अब फिर बच्चा को भूखता भूख लगे रह गया। जब तक उसका स्टोमक में फूड नहीं जाएगा तब तक उसका भूख की तृप्ति नहीं होगी। अब दूध पिला के बिछाना पर सुलाए, वो चिल्लाना शुरू किया। माँ परेशान, भाई काहे रो रहा, दूध पिला रहे हैं फिर रो रहा है, दूध पिला रहे हैं रो रहा है। गिलास से पिलाए, चम्मच से पिलाए, जैसे पिलाए। तब दौड़ के जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर पूछता है, अच्छा वो जो दूध गिरा देता है ना, मुंह से ओकरा दूध की उल्टी जो होता है, वो दूध कैसा रहता है? हाँ। तो स्टोमक में अगर दूध चला जाएगा और तब जब उल्टी होगा, तो उस दूध में खट्टापन रहेगा। जो वोमिटिंग रहेगा ना, तो पूछता है डॉक्टर, ऐसे दूध जो निकाला है वो खट्टा जैसा निकल रहा था कि उसमें खट्टा स्मेल नहीं था? तो कहेगी ना ना, खट्टा स्मेल नहीं था। तब डॉक्टर समझ जाता है। तब वो क्या करता है, तब पुर्जा पर एक आध दो दवाई लिख दिया। दवाई में क्या लिखा? डाइजेस्टिव एंजाइम या टॉनिक लिख दिया। और ओकरा बाद में माँ को समझा देता है कि सुनिए, क्या कीजिएगा ना कि दूध पिला के ओकरा के कंधा पर रख के आ दे 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 थपथाइएगा, सलाइएगा ना। तो कह देंगे हम वही काम करें। अरे तो पकड़ लीजिए हस्बैंड को, उसी को दे दीजिए। आप दूध पिला के उसको दे दीजिएगा तो वो बैठ के टहलाते रहेगा। नहीं, अब वो बेचारा जो है सो, एगो ड्यूटी मिल गया ना। अब वो दूध ओकरा पेट में जाता है, पेट उसका भरता है। जब पेट भर जाता है तो चुप हो जाता है। नहीं, तो डॉक्टर साहब का एंजाइम, फीस, सब बिका गया ना। फिजिकली ये तो कोई रोग नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है ना। और ये प्रैक्टिस जानना चाहिए। बच्चे को जब भी दूध पिलाए तो उसको कंधा पर रखकर थोड़ा सा सहलाइए टहलाइए, कि ताकि उसका दूध अंदर जाना चाहिए। हाँ, अगर वो दूध का वोमिटिंग करता है, उस वोमिटिंग में अगर खट्टा स्मेल आ रहा है, तब कोई ना कोई डाइजेशन प्रॉब्लम है।
अब बच्चा में जनरली डाइजेशन प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है। ये तो अभी जब अभी आपके शोरूम से गाड़ी लेके अबे किए हैं। हाँ। एकरा में खराबी कहाँ से आ जाएगा? ओकरा में पेट्रोल नहीं होगा, डिफिशियंसी ना हो सकता है। बचवा रोड आएगा मतलब वही पेट्रोल नहीं है। दो उसको दूध पिलाओ। हाँ, दूध पचाओ, तब जाके ठीक हो जाएगा। तो, हाँ, पेट से क्योंकि आपने उसको सही ढंग से भोजन दिया नहीं। अब माँ को जबरदस्ती अब दूध पिलाना शुरू कर देती है। जब जबरदस्ती दूध पिलाना शुरू कर दीजिएगा तो उस पर प्रेशर है ना। और जब वो प्रेशर आएगा तो बच्चा क्या करेगा? उस प्रेशर से दबाव डालेगा, दबाव डालेगा तो उसमें पेन आ जाएगा, दर्द आ जाएगा। अब दर्द आ जाएगा तो बारो परेशान होगा। दूसरी बात, एक और सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता है कि बच्चा तो कोई भी चीज को मुंह में उठा के रख लेगा। अब वहां आपको सावधान रखना है कि बच्चा जो मुंह में डाल रहा है उस पर किसी तरह का बैक्टीरिया वायरस का प्रकोप तो नहीं है ना। वो बार बार अपना अंगूठा चूस रहा है। तो जब वो मुंह से अंगूठा निकालिए तो फिर उसको पोंछ दीजिए, साफ कर दीजिए। क्योंकि उसके अंगूठे पर लार रहेगा, उस लार से बहुत सारे बैक्टीरिया चिपक जाएंगे। उसको सावधानी रखिए। लार गिर रहा है, इसको गीला कर रहे हैं, जब गीला इसका ये गीला हो जाएगा तो बैक्टीरिया वायरस का वातावरण वही है। वो सब इस पर आक्रमण करेगा, ये आक्रमण करेगा, सांस के द्वारा उसके बॉडी में जाएगा। तो केयर की जरूरत है ना। केयर कीजिए, कोई बीमारी नहीं होगा ना। समझे ना। तो इस तरह से केयरिंग की जरूरत होती है। हाँ, अगर कोई डिजीज पैदा हो गया तो वो ईश्वर की ही मर्जी थी। लेकिन ईश्वर जिस बच्चा को भेजा है ना, कोई भी कंपनी वाला अगर गाड़ी बना के भेजेगा तो क्या पहले ही से फॉल्ट डाल के भेजेगा? है ना। ठीक है। तो मैकेनिकल फॉल्ट अगर कभी हो गया तो हो गया, वैसा नहीं होता है। ना, हाँ, ना ना, मैकेनिकल फॉल्ट नहीं होता है ना, वो एकदम फर्स्ट क्लास है। आपको हैंडलिंग करने का तरीका मालूम नहीं। हाँ, आप हैंडलिंग कीजिए। ठीक है, मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसमें बुआ जो लेयर है ना, लेयर, इस लेयर में सेल्स पाए जाते हैं। और उस सेल्स से कुछ हार्मोन और इंजाइम्स निकलता है। वो हार्मोन और इंजाइम्स जो होता है ये भोजन को पचाता है। ठीक है। देखो, अब हम लोग देखेंगे इसका डाइजेशन। ये स्टोमक है। इस स्टोमक के दीवार में पाया जाता है लेयर। अब इस लेयर में पाया गया क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सबसे पहले निकला HCl। ठीक है। दूसरा निकला पेप्सी। तीसरा निकला रेनिन। और चौथा निकला म्यूकस। ठीक है। ये म्यूकस का जो सिक्रेशन होता है फ्रॉम म्यूकस सेल और ई क्या करता है ना। ठीक है। आंतरिक आंतरिक दीवार पर परत बनाता है
परत बनाता है जिससे जिससे HCl का कुप्रभाव कुप्रभाव नहीं होता। ठीक है। अब भोजन इसमें आप ले लिए ना, तो म्यूकस निकल के इसके ऊपर एक लेयरिंग कर लेता है ना इन। ठीक है। अब लेयरिंग कर लेगा तो क्या होगा, जो HCl निकलेगा ना, वह HCl केवल भोजन को प्रभावित करेगा ना। HCl का जो सिक्रेशन होता है वह पेराइटल सेल से। किससे होगा? ठीक है। अब इस HCl का काम क्या है? भोजन को अम्लीय बनाना। दूसरा काम है हानिकारक जीवाणु को मारना। तीसरा काम क्या है? पेप्सिन को सक्रिय करना। और तीसरा काम है टाइलिन को निष्क्रिय करना। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पेप्टॉन्स या प्रोटियोजेज में बदलना। रेनिन ये केवल निकलता है नवजात में, इन्फ, इन्फेंट में। और यह कैसीन जो मिल्क प्रोटीन है को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदलना। ठीक है। जो दही की तरह दिखता है, जो दही की तरह अघुलनशील होता है। ठीक है।
हाँ, 0 से लेकर 2.5 साल। कर्ड लाइक, अन कर्ड लाइक, नॉन सोलेबल। यानी कैसीन जो होता है ना, वह दूध में सोलेबल है, और कैल्शियम पारा कैसिनेट इनसोलेबल है ना। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछिए। कोई है जवाब देगा? भोजन को ये अम्लीय क्यों बनाता है? देखो, हमारे शरीर में ये जो पेप्सिन या रेनिन निकलता है ना, वो चीफ सेल से निकलता है। ये नहीं लिखवाया है, ये लिख देना। फ्रॉम चीफ सेल्स, ये भी फ्रॉम चीफ सेल्स। ठीक है। एसीएल निकलता है पैरिटल सेल से, पेप्सिन और रेनिन निकलता है चीफ सेल से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? चलो, अब ये जानो कि एचसीएल जो है क्यों निकलता है। तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो केवल हाईली एसिडिक मीडियम में काम करेगा। हाँ, साधारण एसिडिक मीडियम में नहीं काम करता। इसके लिए हाईली एसिडिक मीडियम चाहिए, और हाईली एसिडिक मीडियम तो एचसीएल दे सकता है, क्योंकि एचसीएल का पीएच वैल्यू जो होता है वह 1 या 2 होता है। नहीं, पीएच वैल्यू ऑफ एचसीएल कितना है? 1 या 2। तो ये तो हाईली एसिडिक है ना, तो ये हाईली एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा ना। जब एसिडिक मीडियम कम रहेगा ना, तो ये काम नहीं करता है। तो ये कब काम करेगा? तो उसको एचसीएल तो देना ही होगा, भोजन को एसिडिक बनाना ही पड़ेगा ना। अब इसके बाद भोजन बेसिक नहीं होगा तो नीचे पाचन नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जितना इंजाइम निकलेगा ना, उस सब के सब बेसिक मीडियम में ही काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता। तो परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि टाइलिन जो होता है वह एसिडिक मीडियम में काम करेगा कि बेसिक मीडियम में काम करेगा, कि स्लाइटली एसिडिक में काम करेगा, कि स्लाइटली बेसिक में काम करेगा। टाइलिन स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि भोजन करते समय कितना ले रहता है? तो 6.4 रहता है ना जी, 6.4 से लेकर 6.8 तक। तो ये हल्का एसिडिक है ना, तो टाइलिन काम करेगा स्लाइटली एसिडिक पर। आ- जब एसिडिक मीडियम ज्यादा हो जाता है तो देखते हो टाइलिन काम करना बंद कर दिया। टाइलिन क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। अब पेप्सिन, काहे पेप्सिन से क्रिय हो गया? पेप्सिन क्यों सक्रिय हो गया? क्योंकि हाईली अम्लीय माध्यम में काम करता है, ये उच्च अम्लीय माध्यम में काम करता है। कौन? और टाइलिन कब काम करेगा? निम्न अम्लीय माध्यम होगा तब। तो निम्न अम्लीय माध्यम कहाँ है? मुंह में ना, और आमाशय में।
नहीं, और बाद जब जितना एंजाइम निकलेगा ना, वो सारा का सारा बेसिक में काम करेगा, केवल स्टोमक में ही काम होता है। और दूसरी बात, अमाशय में किसका पाचन शुरू हुआ? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में। आ? प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हुआ? तो यदि आपने अगर प्रोटीन बहुत गला नहीं लिए हो, तो वो HCl उसको गलाता है, तोड़ता है ना। तो शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन तो हार्ड होता है, प्रोटीन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए वो उतना कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ने के लिए एसिड ना चाहिए। नहीं, तो बताओ कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हुआ और प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हुआ? और स्टोमक का जो मीडियम है वो एसिडिक है कि बेसिक है ना। तब ना खट्टा ढेकार आता है जी। हैं? नहीं, खट्टा ढेकार क्यों आया? क्योंकि अब वो बेसिक नहीं हो पाया है ना। ठीक है, इतना जब काम हो जाएगा ना, ओकरा बाद आपके स्टोमक में आप तो खा पी कर सो गए, लेकिन आप सोचिए, आप सोए रहिए, लेकिन आपका स्टोमक सोया नहीं है। स्टोमक जानते हो वो काम करता है, जानते हो कौन काम? वो चर्निंग करता है। चर्निंग समझते हो? मथनी। हाँ, मिक्सिंग करता है। तो मिक्सिंग जब करेगा ना, तो कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 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 ऐसे, जैसे वॉशिंग मशीन चलता है ना। या आप घर में जो दही घटते हो ना जी, ये दाल घटते हो ना, कभी क्लॉकवाइज तो कभी। उसी तरह से ये स्टोमक में आप खा पी कर सो गए हो, और ये बैठ कर ये घुमाता है। और घुमाते 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 जितना भी आपने भोजन लिया था, दाल भात चोखा चटनी सलाद, सब को पीस कर ले ही बना देता है, एकदम पेस्ट बना देगा। अगर वो पेस्ट नहीं बना, तो वो फिर नीचे नहीं जाएगा, फिर वो वापस आ जाएगा। इसलिए जब कभी भी आप लोगों ने वोमिटिंग किया होगा, तो चावल जो खाए थे वो सीधे से चावल बाहर आ गया। नहीं, दांत में फंसा रहे, दांत दबा के उसको देख रहे हैं, बाहर निकल जाता है ना। अब वही अगर पेस्ट बन गया रहता, तो फिर वो नीचे वाला चीज एक्सेप्ट कर लेता ना। वो एक्सेप्ट नहीं किया, तब ना आप उसको वोमिट कर दिए। अब जिस समय चर्निंग होता है, उस समय मान लो कि आप रात में सोए हुए हैं, तो फिर उसको बाहर निकलने से कौन रोकता है? अरे वहीं पर ना स्पिंक्टर लगा हुआ है, जो भाल्व, वो भाल्व बांधना है जी। अब रात में खा पी के तकिया पर सो गए, अगर ये बल्ब नहीं रहता, तो क्या होता? इस जोर से जब चर्निंग होता, तो सब बाहर तकिया पर गिर जाता। और जब पेट खाली होता तब भूख बुझाता, फिर तकिया पर सोया नहीं। हाँ? तो नेचर ने कहा कि ना 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 ना, ये नहीं काम करो, वहां लगाओ बल्ब। नहीं, कि जब खा लेगा तो इसका बल्ब बंद कर दो, नहीं, कि ताकि यह भोजन को बाहर नहीं आने दे। ठीक है, जब ये पूरा चर्न हो जाएगा, ये चर्न होने में 4 से 6 घंटा लगेगा। कितना देर लगेगा? उसके बाद तब यह स्टोमक से बाहर निकलेगा और छोटी आंत में जाएगा। और जब छोटी आंत में जब जाएगा ना, आपका स्टोमक खाली हो गया। ठीक है, बस समझ में आया? नेक्स्ट लाइन से लिखो। दवा आप स्टोमक में जैसे ही लिए, वैसे ही स्टोमक उसको ऑब्जर्व करता है। दवा, दारू, जहर मुंह से लेकर स्टोमक में ही पच जाता है। पचता क्या है? वो घुल गया पानी में, घुल जाने का। भोजन को ना, दवा जो है ना, जैसे ही पानी के साथ है आप स्टोमक में लिए, तो दवा के ऊपर एक कोटिंग रहता है सेल्यूलोज का,
ठीक है। उस जहां कोटिंगवा गलेगा ना, वैसे ही उसका जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन आपका स्टोमिक का दीवार सोख लेगा। और सोख कर वो करेगा क्या, ब्लड को दे देगा। अब ब्लड वो ले जाकर लीवर को देगा। और लीवर वहां डिसीजन लेता है कि भाई इसकी कितनी मात्रा हमको भेजना है, हाँ कहाँ भेजना है, वो तय करता है लीवर। जैसे 550 mg का आपने पैरासीटामोल खा लिया, अब 650 mg जो पैरासीटामोल आप खाते हैं, कंपनी तो 650 mg बनाई। अब वो पैरासीटामोल बुखारों में काम आता है, देह दर्दों में काम आता है। तो 650 बुखार के लिए है, बदन दर्द के लिए तो 300 है। लेकिन कंपनी 300 तो बनाई नहीं। और डॉक्टर साहब कभी कहेंगे नहीं कि इसको आधा तोड़ के खाओ। कहा है भाई, क्योंकि डॉक्टर साहब ओकरा से पैसा लिए है दवाई कंपनी से, कि ज्यादा से ज्यादा दवा हम तोहर बेचवा देंगे ना। अब वो दवाई जब आप साढ़े साढ़े 600 ले लिए, तो अब लीवर देखता क्या है कि ई देह दर्द करने के लिए, बदन दर्द करने के लिए इसको 300 mg चाहिए। तो वो 300 mg को ब्लड के द्वारा भेज देगा। अब बाकी जो 350 बच गया, उसको डिकम्पोज करके फिर भेज देगा लीवर, किडनी को। एक किडनी एकरा के छान के बाहर निकाल दो ना। तो ज्यादा दवाई खाओगे ना, तो सबसे पहले कौन खराब होगा, लीवर। और ओकरा बाद किडनी ना। तोड़ता कौन है, लीवर। और छानता कौन है, किडनी। दोनों खराब होता है ना। तो पहले लीवर तब किडनी, ठीक है। और लीवर ही तय करता है, कोई जहर खा लिया, अब लीवर में जाएगा। लीवर तय करेगा कि हम कितना एकरा के भेजे कि मर जाएगा। आ, नहीं, शराब पी लिया, कुछ लोगों को देखोगे कि बोतल के बोतल पी लिया फिर भी है कर रहा है। आ कुछ एक एक गिलास पीने के बाद में ढल मनाने लगा। वो लीवर तय करता है कि अगर माथा में कितना भेजें कि ढल मना जाए। वो सब लीवर का काम है। तो ये सब ब्लड में जाता है ना। लिखो, एक लाइन लिख लो। हाँ। हमारा आमाशय चर्निंग क्रिया द्वारा, ब्रैकेट में मथनी, CHURNING, ब्रैकेट में मथनी क्रिया द्वारा, मथनी क्रिया द्वारा भोजन एवं जल को पेस्ट लाइक यानी कि लेई नुमा, पेस्ट लाइक ब्रैकेट में लेई नुमा बना देता है। इस अम्लीय भोजन को, इस अम्लीय भोजन को काइम कहते हैं। काइम, हिंदी में भी लिख लेना, ठीक है। अब ये भोजन जो घोर मट्ठा हो गया ना, अब पेस्ट की तरह जो बन गया ना, अब इसको क्या कहोगे, काइम। अब ये भोजन नहीं कहलाएगा। और ये जो काइम है, एसिडिक रहेगा कि बेसिक, ये एसिडिक रहेगा क्योंकि उसमें एसिड मिला हुआ है। अब वो यही बात जान लो, इसी काइम से नाम पड़ा है कायम चूर्ण। कायम चूर्ण का नाम सुने हो सर, माथा दर्द में खाते हैं। हाँ, पेट सफा नहीं, तो जब तक ले भोजन आपका पचेगा नहीं, देखो ओकरा भूख लग गल है। हाँ, ठीक है, कॉपिए पर गिराएगी वो, देख ना। तो
तो जब तक काइम पचेगा नहीं, तब तक उसका एक्सक्रिएशन नहीं होगा। इसलिए काइम को पचाने के चूर्ण का नाम पड़ा कायम चूर्ण। ठीक है। तो यहां तक डाइजेशन आपको समझ में आया? आ? कितना देर लगा डाइजेशन होने में? और बाद ये स्टोमक खाली। और जब स्टोमक खाली हो जाएगा तो थोड़ा देर इंतजार करेगा, और तब फिर कहेगा कि दो, तब आप भोजन दीजिए। इसलिए हाँ, स्टोमक हमारा देखो तो किधर झुका हुआ है? लेफ्ट साइड। नहीं, तो आप लेफ्ट साइड जब सोइएगा तो स्टोमक का जो मेन पोर्शन है वहाँ वहाँ फूड रहेगा। राइट साइड सोइएगा तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा ना? राइट साइड सोइएगा तो प्रेशर यहाँ ना पड़ेगा जी। आपको तो इधर आना चाहिए। तो बाएं साइड जब सोइएगा तो आपका स्टोमक को चर्निंग करने में सुविधा होगी ना। और राइट साइड सोते हैं तो चर्निंग करने में उसको उल्टा लगता है। जब उल्टा लगेगा तो धीरे धीरे चर्निंग करेगा, चाहे मन करेगा नहीं करे। हाँ, आज चूंकि हार्ट भी राइट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है। ठीक है। और दूसरी बात, कि जब आप लेफ्ट साइड सोते हैं तो यहीं पर न पाया जाता है गैस ना। तो इस गैस को रिलीज होने में सुविधा होगा ना, गैस को ना। और नहीं गैस रिलीज होगा तो पेट में प्रेशर बनेगा, दर्द होगा ना। तो इसलिए भोजन करके लेफ्ट साइड ही सोना बेहतर होता है। ठीक है। हाँ।